नवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद के इस सीरीज में। और अब तक हमने आपके तमाम पुराने दोस्तों का संवाद के सीरीज में इंटरव्यू किया है। इंडस्ट्री के बारे में, फाइनेंस के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, फोर्थ कमिंग यूनियन बजट के बारे में और इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल्टी सेक्टर के बारे में। आप उत्तर प्रदेश में अलग-अलग पदों पर रहते हुए जिस तरह से आपने अब तक काम किया है, वो पैंडेमिक के दौरान अपने आप में एक मिसाल है। और ख़ास तौर से एमएसएमई सेक्टर में, जिसको लेके कि पूरे देश में चिंता है कि एमएसएमई सेक्टर को किस तरह से रिजुवेनेट किया जाए, किस तरह से रिवाइव किया जाए, जिससे कि ये सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट देने का सेक्टर है, वो एमएसएमई है। और उत्तर प्रदेश में आपने एक प्रयोग करके पैंडेमिक में लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराया। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने पैंडेमिक के दौरान एमएसएमई सेक्टर में किस तरह से प्रयोग किए, जो कि एक लाइफलाइन साबित हुआ है उन माइग्रेंट वर्कर के लिए, वो बेरोजगारों के लिए, और खास तौर से जो छोटे तबके के लोग हैं, जो कि एमएसएमई सेक्टर पर ही उनका पूरा रोटी-रोजी निर्भर है। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद बासिन जी। मैं इसको दो तरीके से आपको बात करूँगा। एक तो पैंडेमिक के दौरान कोरोना से लड़ाई में भी एमएसएमई ने बहुत बड़ा रोल एक अदा किया है, और दूसरा लॉकडाउन के बाद जो हमारे माइग्रेंट आए थे और कैसे एमएसएमई जो प्रदेश किया उसको रिवाइव कैसे करने के प्रयास किए गए उसके बारे में। आप जानते हैं देश का लगभग 15% एमएसएमई उत्तर प्रदेश में है। हमारे यहाँ लगभग 90 लाख एमएसएमई की इकाइयाँ हैं, जिनमें कि अधिकतर छोटी छोटी हैं। लगभग 8 लाख के आसपास ऐसी हैं जो कि मीडियम स्केल की हैं। बची हुई लगभग 80 लाख से ज़्यादा जो हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं। तो मुझे याद है मार्च में जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने टीम 11 बनाई। तो उस टीम 11 में जो एमएसएमई था उसको उद्योग वाली जो टीम थी उसमें उनके साथ रखा गया। तो पहले ही दिन से ये हुआ कि एमएसएमई को इसमें पूरी कोरोना की लड़ाई में सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए प्रदेश में कोरोना की लड़ाई जब शुरू हुई तो मुख्यमंत्री जी ने जब बैठकें शुरू की तो एक मैं आपको बताऊं, उस दिन 72 केवल 72 टेस्ट होते थे आरटीपीसीआर की मशीन से। और आप देखिए 24 करोड़ की जनसंख्या में 72 टेस्ट अगर रोज होते रहते तो कब तक होते वो। उसके साथ साथ जो अस्पतालों में बेड थे वो लगभग लगभग 8,000 से 10,000 बेड थे पूरे प्रदेश में। और उनको भी अगर हम कोरोना में सारे डाल देते तो बाकी मरीजों का क्या होता। फिर उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स के लिए पीपीई किट्स होती हैं, जो डॉक्टर बिना पीपीई किट के इलाज नहीं कर सकता था, N95 मास्क था, ये सारे इतने इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट थे। और ये यहाँ पर हमारे देश प्रदेश में क्या देश में ही बहुत कम बनते थे। तो जब शुरू में बैठकें होती थी तो बैठकों में हुआ कि साहब पीपीई किट नहीं है, एचएलएल जो है भारत सरकार की कंपनी वो आएगी, वो किट देगी। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हमारा एमएसएमई सेक्टर इसमें क्यों नहीं आगे आता है। तो फिर उसके बाद मैंने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया कि पीपीई किट हम यूपी में कैसे बना सकते हैं। तो ये हुआ कि हमारी लगभग 1,000 टेक्सटाइल की एपरल की यूनिट्स हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर में कुछ हैं कुछ। तो अब उनसे संपर्क करना हमने शुरू किया। कुछ लोगों ने खुद से भी संपर्क किया कि हम पीपीई किट बनाना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट को बनाने के लिए बहुत सारे परमिशंस की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला सवाल तो ये था कि उस समय लॉकडाउन में उद्योग भी बंद थे, सब चीज़ बंद थी। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया कि जो हमारी एक्सपोर्ट की यूनिट्स थी,
जो निर्यात कर रही थी, जिनके हाथ में एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स थे और उनका माल बाहर जा सकता था, उनको खोल दिया। देखिए, जो एसेंशियल कमोडिटीज वाली उद्योग थे, जैसे दवा वाले, आटा दाल तेल वाले, इनको भी हमने शुरू में ही खोले रखा। इसके साथ साथ जो निर्यात वाली इकाइयां थी उनको भी खोला। तो जब निर्यात वाली इकाइयों को खोला तो उसमें हमारी जो निर्यात वाली अप्रैल वाली इकाइयां थी, कपड़े बनाने वाली, रेडीमेड गारमेंट बनाने वाली, वो भी खुली थी। तो उसमें उन्होंने ऑफर किया कि हम पीपी किट बनाना शुरू कर सकते हैं। अब उसमें समस्याएं 2-3 थी। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, मुझे याद है कि हमने जयपुर बात करके एक खुलवा के फैक्ट्री, उसमें से सामान निकलवा के मंगाया। फिर किसी की मशीनें आ गई थी, वो कस्टम में पड़ी हुई थी, वो मशीनें मंगवाई, उन गाड़ियां भेजी, अपनी सरकारी गाड़ी भेज के भी मंगाना पड़ा, वही भेजी क्योंकि लॉकडाउन था सब जगह पे। फिर पीपी किट बनाया, लेकिन उसकी टेस्टिंग होनी जरूरी थी। फिर लेबोरेटरीज में बात की, मैंने पर्सनली बात की, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कोऑर्डिनेट कर रहा था, उसके थ्रू करते हुए ये स्थिति हो गई कि 2 महीने में उत्तर प्रदेश में लगभग 10,000 हुआ, फिर 15,000 हुआ, फिर 20,000 हुआ, और आज लगभग 75,000 पीपी किट पर डे बनाने की कैपेसिटी हमारे यहाँ जनरेट हो गई। पीपी किट का इतना वो था कि एक टेंडर हम लोगों ने किया, तो कोयम्बटूर की किसी कंपनी को टेंडर मिला, बहुत सस्ते में लिया, लेकिन जब सामान आया तो वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का था, तो फिर वो वापस करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। तो जब पीपी किट और फिर N95 मास्क, N95 मास्क बनाने वालों का मैं भी आपको कॉन्टैक्ट भी दे सकता हूँ, टेक्सटाइल वालों का भी, जो खुद बताएंगे कि सरकार ने कैसे हैंड होल्ड किया, उनको प्रोडक्शन के लायक बनाया, उनके वर्कर्स को अपनी रोडवेज की बसें भेज के गाँव से बुलाया उनको कि भाई ये फैक्ट्री के कर्मचारी हैं, आप चलाओ, फैक्ट्री चलानी है, पीपी किट बनानी है। तो पहला तो ये हुआ कि हम सेल्फ रिलायंट हो गए, हमको बाहर से पीपी किट मंगाने की जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट अब ये सारी कंपनियां पीपी किट एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। तो एक बड़ा ये कंट्रीब्यूशन पीपी किट एमएसएमई सेक्टर ने किया कि प्रदेश में ही पीपी किट और N95 मास्क उपलब्ध होने शुरू हुए। साथ साथ ही हमारी जो एमएसएमईज थी, ये आटा दाल, इन्होंने इसकी सप्लाईज चालू रखी लॉकडाउन के बावजूद, और किसी प्रकार की प्रदेश में इस तरह की कोई समस्या नहीं आई। अब उसके बाद साहब जैसे ही माइग्रेंट आए, तो हमारे यहाँ सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया। मुख्यमंत्री जी ने उसको एक निर्देश देके कि जो भी मजदूर लौट के आ रहे थे, सबका स्किल मैप कराया। वो जब आ रहे थे तो एक चार्ट बनवाया गया, हर एक आदमी से उसका नाम, पता और उसको क्या काम आता है, क्या काम करता था बाहर, वो सब नोट कराया गया। उस हिसाब से जब हमारे पास पूरा स्किल मैपिंग की लिस्ट आ गई, तो हमने उद्योगों से संपर्क किया। तो जो उद्योगों की बॉडीज़ हैं, फिकी, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती, इन संगठनों ने फिर हमारे साथ एक MOU साइन किया कि जो बाहर से आए हैं, माइग्रेंट आए हैं, उनमें से लगभग 11 लाख लोगों का इन्होंने MOU साइन किया था कि हम 11 लाख लोगों को एडजस्ट करेंगे। तो उनका, बल्कि एक अप्रैल एक्सपोर्ट वालों ने तो 90,000 दर्जियों का हमसे वो किया। टेलर इतने सारे आए थे, उन सबको वो समायोजित करना चाहते थे। फिर लगभग जो हमारी कंस्ट्रक्शन की एक एसोसिएशन है, इरेडा, उसने 1 लाख लोग मजदूरों को, उसने कहा, उसने 1,14,000 मजदूर रखे अपने यहाँ। तो ऐसे जो ये लोगों को रोजगार जब मिलना शुरू हुआ, इसी दौरान हमने बैंकों से समन्वय किया कि भाई ये समय अच्छा है, हम लोग ऑनलाइन लोन मेला लगाते हैं। तो हमने 14 मई को प्रपोज किया लोन मेला लगाने का। इसी दौरान 13 मई को भारत सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज भी घोषित कर दिया, तो 14 को हमने लोन मेला कर दिया। तो हम पहला प्रदेश हमारा ऐसा था जिसने आत्मनिर्भर पैकेज घोषित होते ही अगले दिन लोन मेला कर दिया, विच वॉज अनथिंकेबल बाय एनी स्टैंडर्ड, क्योंकि किसी ने पहले इस तरफ सोचा नहीं था, किसी प्रदेश ने, किसी सरकार ने ऐसा सोचा नहीं था कि ये भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बड़ा अच्छा तरीका तुरंत हो सकता है। आज भी हम डेली बेसिस पे डाटा मंगाते हैं, और आज का डाटा मैं आपको बताऊं कि जो पहले से एग्जिस्टिंग MSMEs थी, जिनको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन में
धनराशि देनी थी, वो 4,37,000 इकाइयों को धनराशि दी गई है। इसके साथ साथ 7,15,000 नई एमएसएमईज को बैंकों ने लॉकडाउन के बाद से पिछले 7 महीने में 25,000 करोड़ रुपए के लोन बांटे। आप देखिए, अगर हम औसत एक इकाई में 2 या 3 लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मान लें, क्योंकि उससे बल्कि ज़्यादा भी है, एक इकाई ने तो कहा मैं 25 आदमी रखूंगा, तो लगभग 27 लाख लोगों को तो इन्हीं उद्योगों से ही जॉब मिला है, जो नई इकाइयां फाइनेंस हुई। लेकिन एक बात जो कही जा रही है इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ से कि ये सब सही है कि आपने जो काम किया, जिस तरह का फैसिलिटेट किया एमएसएमई को, पूरे देश में एक मिसाल है। लेकिन उन लोगों को कुछ जो छोटी शिकायतें हैं, उसमें एक शिकायत ये भी है कि उनके जो पुराने लोन थे, जो उनके पुराने बिजली के बिल थे, जो उनके ईएमआई चल रहे थे, जब इंडस्ट्री में चारों तरफ बंदी थी, तो उस दौरान के उनके जो एरियर्स हैं, उसके बारे में सरकार की तरफ से कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं हुआ और ना उनको कोई मदद दी गई। बल्कि वो आउटस्टैंडिंग के लिए लगातार उसके रिकवरी और रियलाइज़ेशन के लिए लगातार सरकारी विभागों की तरफ से दबाव बनाया जाता रहा एमएसएमई के ऊपर। और वहीं दूसरी तरफ जो बड़े औद्योगिक घराने हैं उनको लाखों हज़ारों करोड़ रुपए का जो लोन है, उसको या तो रीस्ट्रक्चर कर दिया गया या एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया। तो एमएसएमई सेक्टर के लोगों का ये आरोप रहा है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी इस मामले में उनको कोई खास रियायत नहीं मिली। नए तरीके से लोन आपने दिलवाए, उनको फैसिलिटेट किया, ये सब सही है, वो पुराने भी मानते भी हैं। नहीं नहीं पुरा देखिए, दो चीजें हैं। आपने जो कहा उसको, जब शुरू में ये बातें आई थी तो हमने एक उनकी सहूलियत के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे उनके पेंडिंग ड्यूज थे, जीएसटी का रिफंड थे, उनके विभागों से पुराने लंबित पेमेंट थे, उनके बैंक से रिस्ट्रक्चरिंग थे, तो हमने उसके लिए एक वो चूंकि हमारे तक सूचना नहीं पहुंच पाती है, हमने एक ऐप शुरू किया एमएसएमई साथी करके। वो ऐप फ़ोन पे उपलब्ध है। उस ऐप से हमने सभी जो विभाग हो सकते थे, उनके नोडल, एक एक नोडल वहाँ अपॉइंट करा के उसको उनको उस ऐप से जोड़ा। उस ऐप से जोड़ के हमने सबसे ये कहा कि भाई जिस भी विभाग से इशू है वो इसमें पोस्ट करो, और हम अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं कि जिस हमारे एमएसएमई वाले की किसी भी विभाग से इशू है, किसी भी ड्यूज पेंडिंग है, जीएसटी रिफंड बहुतों के कराए, हम आपको उसकी फिगर भी दे सकते हैं। तो हाँ। ये हमारी एमएसएमई साथी ऐप जो है, ये इसी वजह से दिया गया क्योंकि हम तक सूचना नहीं पहुंचती थी कि कौन से बैंक में किसका रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल पेंडिंग है और किस विभाग में किस आदमी के कितने ड्यूज पेंडिंग है। तो हम उसका अब लगातार अनुश्रवण कर रहे हैं, लगातार पीछा कर रहे हैं सरकार के बिहाफ पे कि भाई आप इनका सॉर्ट आउट करो, आप इनका सॉर्ट आउट करो। देखिए, मैंने जैसे बताया 90 लाख एमएसएमईज हैं, और वो 90 लाख में मान लो 10% की भी समस्याएं थी, तो 9 लाख की समस्याएं तो एक दिन में तो ठीक होंगी नहीं ना। और दूसरी बात जो आपने कही कि सरकार सरकार तो एक हैंड होल्ड कर सकती है, प्लस हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के स्तर पे ये निर्देश भी सबको करा है कि भाई एमएसएमईज के पुराने पेमेंट जो है वो आप करिए, उसको पेंडिंग मत रखिए, उसको तुरंत करिए। और जैसे मैंने बताया, एमएसएमई साथी की ऐप के माध्यम से हम पीछा भी कर रहे हैं कि उनके पेमेंट्स रुके नहीं, जहाँ जहाँ हैं वो होते रहें। आप जानते हैं लॉकडाउन में सभी का कैश फ्लो बिगड़ गया था, आपका भी बिगड़ा, हमारा भी बिगड़ा, सरकार का भी बिगड़ा, बैंक का भी बिगड़ा, एमएसएमई का भी बिगड़ा, सभी का बिगड़ा। तो जो कैश फ्लो सबका बिगड़ा था, तो थोड़ा 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 तो सबको एडजस्ट करना पड़ा, तो सबने एडजस्ट किया। और अभी देखिए, अभी सबके सब हमारे एमएसएमई जो हैं वो अपने फुल ट्रैक पे हैं, और लगभग मैंने बताया ना 4,37,000 इकाइयों को बैंकों से हम लोगों ने 11,000 करोड़ रुपए दिलाए, जो कि यही रिस्ट्रक्चरिंग और वर्किंग कैपिटल वाले थे। ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, 11,100 करोड़ रुपए हम लोगों ने 4,37,000 इकाइयों को दिलवाए। सहगल साहब, दूसरा सेक्टर जो आपने उसमें बड़ा ही एक तरह से हम कहें कि सराहनीय काम किया है, खादी
और विलेज इंडस्ट्री के मामले में। और जितना हम लोगों को याद आता है कि खादी विभाग में जिस भी बड़े अधिकारी की पोस्टिंग होती थी, उसको एक पनिशमेंट पोस्टिंग के रूप में देखा जाता था। और माना जाता था कि जो व्यक्ति वहाँ जा रहा है, वो एक तरह से टाइम पास करता था जब तक कि उसको अगली पोस्टिंग मिल ना जाए। खादी का विभाग का जो दफ्तर था, उसको देख के लगता था कि इतना जीर्ण-शीर्ण हालत में था कि चाह के भी अगर कोई खादी खरीदना चाहता था, तो उन जगहों पर जाने से परहेज करता था। जब आपको ये ज़िम्मेदारी मिली, तो आपने चाहे वो ऑफ़िस के रिनोवेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, उससे लेके और खादी की जो ब्रांडिंग की आपने मार्केट फोर्सेज़ के साथ, उसके पीछे किस तरह के थॉट्स काम कर रहा था जब आपने इस काम को शुरू किया? क्योंकि आपके पहले जो एक अधिकारी का नाम आता है कमल टावरी साहब का कि जब वे खादी में गए थे, तो उन्होंने काफ़ी उसको कोशिश की थी खादी सेक्टर को आगे ले जाने के लिए। बाद में तो फिर किसी अधिकारी का ज़िक्र आता नहीं है। और इधर कुछ वर्षों में जब से आप उस ज़िम्मेदारी को देख रहे हैं, तो चाहे उसका एमओयू साइन करना हो रेमंड के साथ या उनके स्टोर्स की हालत सुधारनी हो, इतने तरह के आपने योजनाएँ शुरू की जिससे कि खादी को लेके एक अट्रैक्शन और ग्लैमर आ गया है लोगों के मन में। तो इसके पीछे क्या थॉट्स काम कर रहे थे आपके, किस तरह के? देखिए, खादी जो है एक हमारा स्वदेशी आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा रहा है, और खादी जो है वो उस पे लाखों हमारे कारीगर और बुनकरों की रोज़ी उस पे चलती है। तो जब मुझे दिया, आपने सही कहा, वो जो भी लोग सोचते हों उस समय यही हुआ होगा कि भई ये तो ऐसी जगह है जहाँ कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन वो मैं खाली बैठता नहीं हूँ, मेरी आदत है कि जहाँ रहे वहाँ अगर आपने कुछ ऐड नहीं किया तो आपने अपना व्यर्थ कर दिया वो समय। तो उसी ऐड करने के उद्देश्य से मैंने उसमें रिसर्च करना शुरू किया कि उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसको मैंने देखा, तो सबसे बड़ा उसमें फ्लॉ जो था वो रिबेट सिस्टम था। लोग मज़े से आते थे, रिबेट लेके चले जाते थे। क्या करते थे मुझे नहीं मालूम, लगभग 20 करोड़ रुपए साल के बढ़ जाया करते थे इधर-उधर। तो क्या होता था कि साहब, खादी की जो संस्थाएँ थीं वो साल भर के बिल नहीं बनाती थी और आपको डिस्काउंट के नाम पे देती रहती थी, और वो जो 50 दिनों में डिस्काउंट रिबेट अनाउंस होती थी, सारी बिक्री उसी दौरान दिखाते थे वो बिक्री तो दिखाते थे, लेकिन मैंने जब देखा और जाके, तो प्रोडक्शन कोई कर नहीं रहा था। देखिए आप, ये ऐसी स्थिति थी कि खादी का उत्पादन नहीं हो रहा था लेकिन बिक्री हो रही थी। तो मैं हैरान हुआ, मैंने इसको पकड़ा कि यार ये बताओ, तूने ये तुम्हारी बैलेंस शीट में प्रोडक्शन तो आ नहीं रही है और तुमने खरीदा और बेचा ही दिखाया है, तो तुम फिर काहे की खादी संस्था हो भी जब तुम बनाते नहीं हो यहाँ पे। प्रदेश में अगर खादी नहीं बन रही है, आप दिखा रहे हो बिहार से खरीदी, बांग्लादेश से खरीदी, बंगाल से खरीदी खादी और इधर आके बेच दी और हमसे सब्सिडी ले ली, तो ये कौन सा, हम तो नहीं ऐसा करेंगे। तो मैं गुजरात गया, महाराष्ट्र गया, उनका सिस्टम अध्ययन किया, तो फिर मैंने आके अपना सिस्टम यहाँ बदला। तो अब जो है हम लोगों ने उसको, पहले 10% रिबेट मिलता था, हमने उसको बढ़ा के 15 कर दिया, लेकिन उसका सिस्टम चेंज कर दिया। अब जो सब्सिडी हम लोग देते हैं वो देते हैं प्रोडक्शन पे। अगर आप खादी बनाएंगे तो पैसा मिलेगा, और खादी बनाने वाले पैसे में हमने 5% खादी बनाने पे रिबेट कर दी, 5% बिक्री पे कर दी, और 5% बुनकर के खाते में भेजनी सीधी शुरू कर दी। अब हम यहाँ से लगभग 1 से 1.5 लाख बुनकरों के खाते में सीधे पैसा भेजते हैं, जो उसका 1/3 निकलता है। तो देखिए उससे क्या हुआ, ये सब फर्जीगिरी बंद हो गई। इधर से खरीदा, उधर से बेचा और यहाँ आके रिबेट ले लिया। लोगों में ये उत्साह हुआ कि प्रोडक्शन करनी है, अब हमको प्रोडक्शन करेंगे तो ही रिबेट मिलेगी, नहीं तो रिबेट नहीं मिलेगी। तो खादी का उत्पादन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरा जो बड़ा इंटरवेंशन था वो ये कि देखिए, अब मैंने ये पाया कि जो उनके परंपरागत हमारे कारीगर थे खादी के, वो अब क्या है, नरेगा आने से गांव में मजदूरी की दर बढ़ गई है, 250 रुपये भी हो गई है, 200 रुपये है, 250 भी है। और वो जो चरखे वाला है, वो चरखा काट के दिन भर में 80 रुपये 100 रुपये से ज़्यादा नहीं बना पाता था। तो लोग चरखे को छोड़ के वो मजदूरी करने में चले जा रहे थे, क्योंकि उसमें दुगना पैसा मिल जा रहा था।
तो हमने कहा कि इसको इम्प्रूव कैसे करें, उन कतिनों को हम खादी में कैसे जोड़ के रखें, वो चलते जाएंगे ऐसे तो फिर कोई खादी बनाने वाला बचेगा नहीं एक भी। तो ये फिर हमने सोलर चरखा इंट्रोड्यूस किया। सोलर चरखे में भी उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कि सोलर चरखे से बनी हुई जो खादी है उसको भी हमने खादी की ही डेफिनेशन में रखा हुआ है। भारत सरकार ने नहीं किया है। भारत सरकार में सोलर चरखे को कोई पहचान नहीं है अभी भी। तो उससे क्या हुआ कि लोगों ने सोलर चरखे इस्तेमाल करने शुरू किए। हमने सरकार के बजट से फिर लोगों को फ्री भी चरखे देने शुरू किए। सोलर चरखे फ्री में लोगों को देने शुरू किए, उनको प्रोडक्शन हाउस के साथ जोड़ा। हमारे अपने 10 प्रोडक्शन सेंटर चल रहे हैं, उन प्रोडक्शन सेंटर के साथ जोड़ा ताकि वो धागा बनाएं तो हम आगे कपड़ा बनाएं। तो ये इससे क्या हुआ कि लोग जो जा रहे थे छोड़ के खादी बनाना, वापस खादी बनाने में आने लगे। फिर हमने लड़ाई लड़ी बेसिक शिक्षा विभाग से, वो बच्चों को यूनिफॉर्म देते हैं। वो क्या होता है, हर साल टेंडर करते थे, भिवंडी से कोई आता था, बहुत ही मामूली दरें डाल के अपना टेंडर ले जाता था, और बच्चों को इतना घटिया कपड़ा मिलता था, वो पॉपलीन और वो पॉलीप्रोपिलीन, टोटल प्लास्टिक। इतना सस्ता तो प्लास्टिक ही हो सकता था। तो एक चैलेंज आया कि 300 रुपये में आप बच्चों की ड्रेस कैसे बनाएंगे। खादी वालों ने तो, जो हमारे गांधी आश्रम थे, उन्हें हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं साहब, हम 300 रुपये में नहीं बना सकते। हमने कहा हम 15% तो सब्सिडी दे ही रहे हैं ये वाली, तो आप सोलर चरखे से बनाओ, हमसे 15% सब्सिडी लो, तो 300 में कर सकते हो। तो फिर बेसिक शिक्षा विभाग से मैंने जब झंझट किया तो वो, अच्छा वहाँ कोई समझदार थे, उन्होंने कहा यार ये बात तो तुम्हारी सही है। तो पहली बार बच्चों की यूनिफॉर्म के मानक बदले। मानक पहले होते ही नहीं थे, यूनिफॉर्म के नाम पे कोई कुछ भी दे जाता था। तो मानक बदले, उसमें लिखा गया कि 67% कॉटन, 33% पॉलिएस्टर, इसके अलावा नहीं हो सकता है। खादी के लिए उन्होंने एग्जम्पशन दिया कि आप 70% कॉटन और 30% पॉलिएस्टर ला सकते हो। तो नतीजा क्या हुआ कि अब बच्चों को अच्छी यूनिफॉर्म मिल रही है, और उसका दूसरा रिजल्ट ये हुआ कि हमें उन्होंने खादी बोर्ड को भी 8-9 ब्लॉक पायलट बेसिस पे दे दिए कि आप अपने यहाँ बच्चों को खादी की यूनिफॉर्म दीजिए। तो पिछले साल भी हमने दिया, इस साल भी हम लोग 8-9 ब्लॉक्स को दे रहे हैं। तो उसमें सिस्टम क्या है कि कपड़ा हमारी संस्था बनाती है, और कई जगह पर डीएम्स ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को और कपड़ा दे दिया, उन्हीं से सिलवा दिया, उन्होंने सिला और वो स्कूल में चला गया। तो एक देखिए कितने लोगों को रोज़गार मिला इसी में। और जबकि पहले वो करते थे, कोई भिवंडी से आता था, अपना उल्टे सीधे सिल विल के सबको दे के भाग जाता था। अब यहाँ स्थानीय स्तर पर ही रोज़गार पैदा होना शुरू हो गया। तो अब हमने ये सोचा है, हमारा लक्ष्य अगला मेरा ये है कि हमारे जो खादी के अपने 10 प्रोडक्शन सेंटर हैं, उनमें मैं लूम भी लगवा रहा हूँ, ताकि हम खुद खादी बोर्ड, खुद धागा बनाए, खुद कपड़ा बनाए, और महिला स्वयं सहायता समूह से सिलवा के खुद उपलब्ध कराए बच्चों को खादी की यूनिफॉर्म। तो मैंने प्रोडक्शन से लेके और मार्केटिंग तक सब आपने एक निर्णय लिया है कि वो खादी बोर्ड के जरिए ही कराएंगे, और जी खादी के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको उस तरह से मोनेटाइज करेंगे, उनको इकोनॉमिकली वायबल बनाएंगे। जी अब जी। हम थोड़ा जानना चाहते हैं आपसे डेवलपमेंट के बारे में। यूपी का यूपी का डेवलपमेंट का एजेंडा क्या है? आपने एक मॉडल पेश किया है देश में, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे आपने बनाया था। वो अपने आप में एक मिसाल है। उसकी क्वालिटी से लेके और उसकी हर तरह से वो एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सड़क है। क्या उस तरह की सड़क कोई और निकट भविष्य में बनने वाली है उत्तर प्रदेश में? और डेवलपमेंट का एजेंडा क्या यूपी में अभी है कि नहीं है? या बाकी जो एजेंडा है वही उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश चल रही है? वासिन जी देखिए, वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, और वो जब पूरी हो जाएगी आप लोग खुद ही कहेंगे कि अच्छी क्वालिटी की बनी है। वो बन रहा है, अभी उम्मीद है अगले 2-3 महीने में वो चालू होगी। चालू होगी तभी दिखाई देगी, अभी तो किसी को नहीं मालूम। लेकिन ये है कि हाँ, उसकी भी गुणवत्ता अच्छी आ रही है। वो राइट्स ही उसका थर्ड पार्टी है, राइट्स भी हमारा यहाँ पर थर्ड पार्टी था, तो गुणवत्ता सुनिश्चित हो रही है उसकी। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 340 किलोमीटर का है। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, गोरखपुर एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे काम शुरू हो गया, उसकी ज़मीन अब खरीदनी शुरू हो गई है।
तो ये देखिएगा आप अगले 4-5 साल में उत्तर प्रदेश जो है पूरा एक्सप्रेसवेज का स्टेट हो जाएगा, पूरा एक्सप्रेसवे का प्रदेश हो जाएगा। और देखिए मूवमेंट ऑफ पीपल एंड मूवमेंट ऑफ लगेज, मूवमेंट ऑफ जो आपका मटेरियल, मैन एंड मटेरियल, जहाँ मूवमेंट फास्ट हो जाएगा एक्सप्रेसवे से, वहाँ उसकी एफिशिएंसीज का लाभ कई सेक्टरों में मिलेगा, लगभग सभी सेक्टरों में उसका लाभ मिलेगा। तेल बचेगा, जो टाइम बचेगा लोगों का, तो ये बहुत फ़र्क डालेगा। मैं दूसरी बात बताऊं कि उत्तर प्रदेश जो है वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर डेस्टिनेशन भी बना है। अभी हाल में हमारी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है वो 14वें नंबर से पहले 12वें पे आई थी, अब दूसरे नंबर पे आ गई है। देश में दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है जहाँ पे कि बिज़नेस करना आसान है। और यहाँ तक कि आपको मैं ये बताऊं कि अभी कोरोना के टाइम में भी लगभग हमारे पास 52,000 करोड़ के फॉरेन इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आए। देखिए ये जो समय था लॉकडाउन का, ये सरकार ने उपयोग किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निर्देशों में उन्होंने कहा और समीक्षा भी की कि इस दौरान बिजनेस करने के, इंडस्ट्री लगाने के नियमों को सरल करिए। हमारा जो लेबर एक्ट है उनमें बहुत सारा सरलीकरण हुआ, हमारे और जो सारी नीतियां थी उनमें सरलीकरण किया गया। तो और अलग अलग डेस्क बनाए गए, एक डेस्क बनाया गया जो कि अमेरिका की कंपनियों से टाइप बात कर रहा है, एक डेस्क बनाया जो जापान से बात कर रहा है, एक डेस्क बनाया जो साउथ कोरिया से बात कर रहा है। मेरे पास, मैं खुद यूरोप और अमेरिका का डेस्क मैं देखता हूँ, कोरिया का डेस्क दूसरे अधिकारी देखते हैं। तो हम लोगों ने उन देशों में अपने जो हमारे दूतावास हैं उनसे संपर्क किया, उनसे कम्युनिकेशन किया, वीडियो कॉल की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की। तो इन सब का नतीजा ये है कि आज 52,000 करोड़ के हमारे पास विदेशी निवेश के प्रस्ताव हैं। और जैसे बहुत बड़ा प्रस्ताव ये आया, सैमसंग जो है, ये जो स्क्रीन होती है आपकी फ़ोन की, ये कहीं एलईडी। बनती है, ये कहीं नहीं बनती है, ये चाइना में या कोरिया में बनती है। तो पहला प्लांट सैमसंग लगा रहा है एलईडी स्क्रीन का, जो यहाँ पे नोएडा में लगा रहा है। इसी तरह से सहगल माइक्रो। साहब, सहगल साहब, एक और बात कही जाती है और आरोप भी लगाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जो एमओयू साइन हुए थे उसमें से कितने परसेंट जो अ, औद्योगिक घराने थे उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी इंडस्ट्री लगाने का काम शुरू किया है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, इन्वेस्ट मार्ट हुआ, यूपी में भी हुआ, बॉम्बे में जाके हुआ, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो कब उतरेगा, वो जो कमिटमेंट थे? आपको, आप चाहेंगे तो मैं आपको फ़ोन नंबर और एड्रेस के साथ लिस्ट उपलब्ध करा दूंगा। 48% उनमें से ज़मीन पर आ चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी सक्सेस रेट है। डिस्पाइट जो पिछले 1 साल से कोरोना हुआ है उसके बावजूद लगभग 48% से अधिक जो है एमओयूज, जो 4,68,000 करोड़ के हस्ताक्षरित हुए थे, वो ज़मीन पे आ चुके हैं, प्रोडक्शन में हैं या कंस्ट्रक्शन फेज में हैं, मतलब दे आर ग्राउंडेड। तो ये तो जो जो हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं कि विपक्ष क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, लेकिन हम आंकड़ों से बात कर रहे हैं और किसी को भी दिखा सकते हैं कि भाई ये देखिए, ये कंपनियां हैं जिनके ऑलरेडी प्रोडक्शन शुरू हो गए हैं, ऑलरेडी उन पे काम शुरू हो गया है। तो मैं ये बता रहा था, तो अभी जैसे एक चाइना की फैक्ट्री ने आगरा में आके जूते बनाने भी शुरू कर दिए, उनके तो जूते भी सामने आने शुरू हो गए। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं, प्लस जो इंटरेस्ट लोगों ने शो किया है वो बहुत ही बड़ा इनकरेजिंग है। वो सरकार की पॉलिसीज़ को देख के, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को देख के, अभी देखिए पूरा साउथ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो बन रहा है जेवर में, उसका एग्रीमेंट साइन हो गया ज्यूरिक एयरपोर्ट कंपनी से, उन्होंने ऑफिस इस्टेब्लिश कर लिया, काम शुरू कर दिया। फिल्म सिटी, देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी 1,000 एकड़ में बन रही है, उसके लिए कंसल्टेंट अपॉइंट हो गया, कंसल्टेंट ने कंसल्टेशन शुरू कर दिया, उस पर आगे काम बढ़ गया है। फिर हम लोग एक नोएडा में फाइनेंशियल सिटी भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी प्रपोजल चल रहा है कि एक बड़ा फाइनेंशियल सिटी खोया जाए। हर एक चीज़ मुंबई में क्यों रहे, वो जो है उसके ऑल्टरनेटिव साइट्स भी होने चाहिए। तो ये देखिए एक बड़े लेवल पे एक ये इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स चल रहा है। डाटा सेंटर पूरे नॉर्थ इंडिया का हीरानंदानी बना रहे हैं, उस पर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन भी चालू हो गया है। 2 डाटा सेंटर और आ रहे हैं, अडानी और गूगल ने मिलके ऑफर किया है कि वो यहाँ पे डाटा सेंटर बनाना चाहते हैं।
अमेरिका उसकी फ्रांस की बड़ी कंपनी है थैलेस, जो कि ये रेफल में भी जिसके पार्ट्स जुड़ते हैं, वो ये इस पे काम करती है। अंडरग्राउंड ये जो ये कोचेस बनाती है, तो क्या क्या बहुत सारे काम करती है। तो थैलेस ने पूरे इंडिया में अपना फुल फ्लेज ऑफिस नोएडा में खोल दिया है। तो ये जो हैं बड़े इनकरेजिंग साइन हैं, और ये दिखाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और जो लीडरशिप है, प्लस कपल्ड विद जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज ये देश की, ये दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है। 24 करोड़ की जनसंख्या जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है, और इसको जो है इस यहाँ तक पहुँचने के लिए हर इन्वेस्टर जो है वो कोशिश करेगा। तो बहुत अच्छा एक आउटलुक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है उत्तर प्रदेश में, जिसको कि सरकार अपनी नीतियों से, अपने कार्य व्यवहार से और अपने एक आउटगोइंग अप्रोच से कोशिश कर रही है कि सबको हम लेके आएं और यहाँ ज़मीन पर। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि कोई भी इन्वेस्टर या इंडस्ट्री तभी आती है जब उसको ये उम्मीद हो और भरोसा हो कि उसकी जान माल की रक्षा रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। उन्हीं राज्यों में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, उन्हीं राज्यों में इन्वेस्टर आते हैं। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आपको क्या लग रहा है कि क्या जो इन्वेस्टर आ रहे हैं आपके वहाँ आप लोगों के बुलाने पर, उनको आप लोग ये गारंटी दे सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, अगर वे इन्वेस्ट करते हैं उत्तर प्रदेश में तो? नहीं, देखिए, पहली बात तो है कि कोई आता ही नहीं है। वो आए हैं, इसका मतलब उनको ये यकीन है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, और वरना तो कोई आता ही नहीं है। देखिए आप, और जो आपने सही कहा कि जो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो तभी लोग इन्वेस्ट करने आते हैं, तो मैंने तो आपको इतनी सारी लिस्ट सुना दी। 52,000 तो अभी पिछले 8, 6, 7 महीने में आ गए। तो ये साफ दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, कोई किसी प्रकार की कहीं कोई कठिनाई नहीं है। अभी तो पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा, माफियाओं के घर गिराए जा रहे हैं। कोई किसी प्रदेश में हुआ हो, आप बता दीजिए किसी का घर गिराया हो। फिर उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं, कहीं किसी प्रदेश ने ऐसा कुछ किया हो तो आप बताइए। तो ये जो अपराधियों के, संगठित माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई सरकार में हो रही है वो कभी नहीं हुई है, और वो एकमात्र साइन है दिखाने के लिए लोगों को कि हाँ भाई, यहाँ पर सरकार सख्त है और किसी प्रकार की इस तरह की नॉनसेंस सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और उसी से ही ये जो एटमॉस्फेयर बना है इन्वेस्टमेंट का, उसी से बना है। और वो मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है, वो इंश्योर करते हैं कि किसी भी दशा में कोई अपराधी बचने ना पाए। और पुलिस पे भी काफ़ी उन्हें ये निर्देश हैं कि कोई अगर कहीं किसी प्रकार की घटना होती भी है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। आप देखिएगा कि प्रोसिक्यूशन की दर हमारे यहाँ सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा सजाएं मिली हैं। अगर आप नंबर ऑफ केसेस पे जाइए, क्या होता है कि जिन लोगों के यहाँ कंट्रोल नहीं है, वो फिगर्स दिखा दिखा के दूसरे की शक्ल दिखाना चाहते हैं कि साहब मेरी तो फिगर ठीक है, उसकी फिगर गलत। अब आप अभी जनसंख्या से जाओगे तो हर चीज़ तो यहाँ बड़ी नज़र आएगी, बट नज़र आए बड़ी छोटी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि ज़मीन पर आपका इकबाल कैसा है, और ज़मीन पर सरकार का इकबाल बहुत बढ़िया है, और उसमें किसी को किसी प्रकार का कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वासेन, थैंक यू, नमस्कार धन्यवाद। जी। थैंक